प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, तेजी से बढ़ता विमानन क्षेत्र देश में समग्र विकास और रोजगार सृजन में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 8 राज्यों के लिए 12 आकाशवाणी एफएम परियोजनाओं सहित प्रसारण क्षेत्र से संबंधित कई विकास कार्यों की शुरूआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर हिंसा छोड़कर शांति और समृद्धि की राह पर सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक। सरकार ने कहा, 75वें गणतंत्र दिवस की परेड महिला केंद्रित और तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आरंभ। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु में बोइंग प्रतिष्ठान मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड संकल्प को सुदृढ़ करती है और भारत की प्रतिभा में विश्व के विश्वास को मजबूत करती है। उन्होंने बेंगलुरु में बोइंग प्रतिष्ठान में भारत द्वारा भविष्य के विमान डिजाइन करने की संभावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने और बोइंग प्रतिष्ठान के उद्घाटन के साथ कर्नाटक देश में नया विमानन केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पूरे देश में विमानन क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में केवल 70 हवाई अड्डे थे और अब इनकी संख्या 150 हो गई है। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए, बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। फ्रेंड, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं, जो वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक हैं। प्रधानमंत्री ने एयरोस्पेस क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा। इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। प्रधानमंत्री ने आज 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में 3 स्थानों पर दूरदर्शन के 4 ट्रांसमीटरों का भी उद्घाटन किया। इनमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित 8 राज्यों में आकाशवाणी की 12 परियोजनाएं शामिल हैं। आज यहां दूरदर्शन और आकाशवाणी की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। आज यहां डीडी तमिल चैनल को भी नए रूप के बाद लॉन्च किया गया है। 8 राज्यों में 12 नए एफएम ट्रांसमीटर्स के शुरू होने से करीब 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आज 26 नई एफएम ट्रांसमीटर्स परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में 2 दिन और रहेंगे। वे तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ मंदिर और रामेश्वर में रामनाथ स्वामी मंदिर भी जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के 71वें पूर्ण सत्र को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष आजादी के बाद के 75 वर्षों में पूर्वोत्तर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में इन 10 वर्षों में शांति के एक नए और टिकाऊ युग की शुरुआत भी हुई। श्री अमित शाह ने कहा कि अगर पूर्वोत्तर के इन 10 वर्षों की तुलना देश
की आजादी के बाद के 75 वर्षों से की जाए तो ये दशक निश्चित रूप से पूर्वोत्तर का स्वर्णिम काल माना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। दिशा निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वायदे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें। कोचिंग केंद्र ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता नहीं है। अयोध्या में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की। हजारों संख्या में श्रद्धालु श्री राम की नगरी अयोध्या में आज अस्थायी बने मंदिर में रामलला के दर्शन को पहुंचे हैं। कल से लेकर 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण रामलला का दर्शन बंद रहेगा। इस बीच आज प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई रस्म किए गए, जिसमें देव प्रबोधन, औषधि अधिवास, घृत अधिवास और कुंड पूजन शामिल हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भक्तों के लिए नाव सेवा की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने आने वाले लोगों के लिए बने टेंट सिटी का भी दौरा किया। इस बीच अयोध्या की गलियां आज से ही श्री राम के नारों से गूंज रही हैं। शहर में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मीडिया व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री चंद्रा ने कहा कि शहर में एक मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है, जहां मीडिया कर्मियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन की कवरेज के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सैकड़ों पत्रकारों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। हमारे पास जो अभी 27 फॉरेन मीडिया ने भी, की ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर रजिस्टर किया है। प्रादेशिक मीडिया है, रीजनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सब तरह के लोग यहाँ पर उसका, क्योंकि ये एक इवेंट ही ऐसा है जिसमें पूरे देश को दिलचस्पी है और बहुत बड़ी संख्या में मीडिया की हम अपेक्षा रखते हैं। तो लगभग 350 मीडिया पर्सन से हमारे पोर्टल से, ये PIB के पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया है, जो हमने पोर्टल खोला था, और उनकी पूरी व्यवस्था हम यहाँ करेंगे उनको लाने की, ले जाने की। और बाद में 22 तारीख जब एक बार जब मेन कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद दर्शन का व्यवस्था करेंगे, जैसे मीडिया अपना कैमरा वगैरह ले जाके भी घर में ले जा सके और वहां से कवरेज कर सके। केंद्र सरकार की राष्ट्रव्यापी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों की बड़ी भागीदारी के साथ केरल में जारी है। एक रिपोर्ट। केरल के शहरी और ग्रामीण इलाकों में महिलाएं और किसान बड़ी संख्या में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की लाभार्थी पलक्कड़ की गीता बालकृष्णन ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने अनुभव साझा किए। मेरे पति 20 रुपए के प्रीमियम के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हुए थे। मेरे पति की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस बीमा की राशि और सभी लाभ मुझे SBI से 15 दिनों के भीतर मिल गए। मुझे 2 लाख रुपए की रकम बहुत जल्दी और बिना किसी परेशानी के मिल गई। मैं सभी से ऐसी योजनाओं से जुड़ने का अनुरोध करती हूँ, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में इतनी राशि प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी। My life was a great help for me. विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी है। तिरुवनंतपुरम से मायुषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को 75वीं गणतंत्र दिवस परेड विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका विषय के साथ महिला केंद्रित होगी। नई दिल्ली में आज रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि मार्च करने वाली महिलाएं परेड का बड़ा हिस्सा होंगी। श्री अरमाने ने बताया कि पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकार करेंगी। ये महिला शंख, नादस्वरम, नगाड़ा सहित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस का 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्यीय बैंड दस्ता भी परेड में हिस्सा लेगा। पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के लाल किला के सामने 23 से 31 जनवरी तक 9 दिन का वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व आयोजित करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा भारत नए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज चेन्नई में खेलो इंडिया गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया और कहा कि खेलो इंडिया गेम्स की विभिन्न श्रेणियों ने खेल प्रतिभाओं को एक साथ ला दिया है। भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशंस में देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश में लगातार बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो, खिलाड़ियों का अनुभव बढ़े और ग्राउंड लेवल से खिलाड़ी चुनकर बड़े इवेंट्स में खेलने आए। खेलो इंडिया अभियान आज इसी भूमिका को निभा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर उत्तरी भागों में घना कोहरा और शीतलहर जारी है। दिसंबर में वर्षा बहुत कम हुई और जनवरी में पश्चिमी हिमालय तथा देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में वर्षा नहीं हुई। इन्हीं कारणों से लंबे समय तक घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, तेजी से बढ़ता विमानन क्षेत्र देश में समग्र विकास और रोजगार सृजन में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 8 राज्यों के लिए 12 आकाशवाणी एफएम परियोजनाओं सहित प्रसारण क्षेत्र से संबंधित कई विकास कार्यों की शुरूआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर हिंसा छोड़कर शांति और समृद्धि की राह पर। सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक। सरकार ने कहा, 75वें गणतंत्र दिवस की परेड महिला केंद्रित। और तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आरंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।